जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो पौधे को पंखे के नीचे रखकर। पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर क्यों चढ़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा जल संसंजन के कारण। जड़ में जल के गति का पथ क्या होता है? तो पहले एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और उसके बाद जाइलम। कोशिका का जल विभव, विलय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? तो जल विभव बराबर विलय विभव प्लस दाब विभव। एकाग्रता ढाल के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है? वाष्पोत्सर्जन। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? तो स्टोमाटा में। पादपों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा। पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो रंध्र द्वारा। रंध्र किस प्रकार खुलते हैं? गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर। एक वयस्क रंध्र में क्या उपस्थित रहता है? तो हरित लवक, कोशिका भित्ति एवं रिक्तिका। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? तो 4 हैं। प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, आर्द्रता और वायु। पौधे अतिरिक्त जल से किस प्रकार छुटकारा पा सकता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन। किन परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है? तो उच्च आर्द्रता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापा जाता है? तो गैनोंग पोटोमीटर द्वारा। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो वाष्पोत्सर्जन। वन वातावरण में नमी को किस माध्यम से बढ़ाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। यह खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में सहायता करता है। पौधे का तापक्रम संतुलित करने में सहायता करता है। जल अवशोषण एवं रसारोहण में मदद करता है। वायुमंडल को नम बनाकर जल चक्र पूरा करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संवहन करता है। अब पढ़ेंगे पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। पादपों में पोषण की कितनी विधियां पाई जाती है? तो 2, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? तो सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, कुछ जीवाणुओं तथा अधिकांश एककोशिकीय जीवों में। हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी ऑटोट्रोपिक होते हैं। परपोषी पादप किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं। परपोषी पौधे कितने प्रकार करते हैं? तो 4 प्रकार करते हैं। सहजीवी परजीवी परपोषी, परजीवी परपोषी, मृतजीवी परपोषी और कीटभक्षी परपोषी। सहजीवी संबंध किस में पाया जाता है? तो लाइकेन में। माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन किनके मध्य करता है? कवक द्वारा पौधों के मध्य। माइकोराइजा जड़ के साथ किसका सहजीवी संगठन पाया जाता है? तो कवक का। परजीवी पौधा कौन सा है? तो अमरबेल है। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम टिश्यू द्वारा। पादपों में जल संवाहक उत्तक को क्या कहते हैं? तो जाइलम कहते हैं। पेड़ पौधों में जल वहन के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है? तो जाइलम है। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो आहार वहन के लिए। पौधों में आहार वहन के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम। वाष्टक उत्तक किसे कहते हैं? तो फ्लोएम को कहते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर क्यों मर जाता है? तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। कौन सा पादप कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों, मकड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से उनको फंसाकर उनका उपभोग करके प्राप्त करता है? तो कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा। प्राश्रित पौधों का उदाहरण है घटपर्णी पौधा। कीटभक्षी पौधे किस पोषक तत्व की कमी वाली मृदा मुक्त हैं? तो नाइट्रोजन में। फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण करना।
पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो हवा, पानी और मृदा से प्राप्त होते हैं? तो 17 पोषक तत्व। पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाली पोषक तत्वों में कितने वृहद पोषक तत्व होते हैं? तो 9 होते हैं। पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में कितने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? तो 9 होते हैं और कुल 17 तत्व होते हैं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? तो वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्रांतिक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पादपों से मिट्टी में अवशोषित किया गया नाइट्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो मूत्र नाइट्रोजन में। पौधों में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो वह है नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कौन प्रेरित करता है? तो जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन किसमें रूपांतरित होता है? तो अमोनियम NH3। सिम्बायोटिक जीवाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? तो मटर में। पादपों में कोशिकाओं के निर्माण तथा फसलों की परिपक्वता में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फास्फोरस की। पौधों की वृद्धि में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पोटेशियम की। कौन सा तत्व क्रोमोसोम के निर्माण, वसा के संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है? तो कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधों में प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सल्फर। कौन सा पौधों की शाकीय वृद्धि को प्रोत्साहित तथा बीज निर्माण को उत्तेजित करता है? तो सल्फर। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रकट होता है? तो ऊपरी पत्तियों पर। पौधों की कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में से कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो कार्बन का। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है? तो लोहा, क्लोरीन। कौन सा तत्व श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लोहा। पौधों में कौन सा तत्व नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह है मैग्नीज। आगे कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ के गठन के लिए आवश्यक होता है? तो वह है बोरॉन। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। पौधे प्रोटीन का संश्लेषण किसके माध्यम से करते हैं? तो अमीनो अम्ल से। कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो रबर का पौधा। जलीय जीवाणुओं का प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है? पादप, प्लवक। पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व में देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में जो अल्प मात्रा में पौधों में यूज होता है जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कार्बन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। आगे है पौधों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग। प्रमुख रोग पादपों के रोग एवं तत्व की कमी। धान का खैरा रोग या जिंक की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग, मौसम मार्स रोग, मौसम मैग्नीज की कमी। फूलगोभी का व्हीट पटेल रोग या मोलिब्डेनम की कमी से। नींबू का डायबेग रोग, तांबा या कॉपर की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग, जस्ता की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ रोग, जस्ते की कमी से। मक्का में सफ़ेद कली रोग, जस्ता, जिंक की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग मतलब बोरॉन की कमी से। चुकंदर का हॉट रोग, बोरॉन की कमी से। अब पढ़ेंगे पौधों में अनुकूलन। जल में उगने या तैरने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वह जलोद्भिद हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइलोफाइट कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइलोफाइट या लवणोद्भिद कहलाते हैं। खारे पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइलोफाइट कहलाते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफायरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपरी वायु में निकलती है। इसी मूल को क्या कहते हैं? तो उसे श्वसन मूल कहते हैं। श्वसन करने वाली जड़ें किसमें पाई जाती है? तो मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? तो जेरोफाइट्स मरुद्भिद कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट्स कहलाते हैं। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं? तो मांसल होते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में किसकी एक मोटी परत पाई जाती है? तो क्यूटिन की। किस पौधे में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती है? तो बोगनविलिया की। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी क्यों होती है? क्योंकि पानी की तलाश में जड़ें लंबी हो जाती है। ऐसे पादप जिनमें फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मरुस्थान में। लंबी मूसलाजड़ें 25 से 30 मीटर तक पाया जाता है।
मरुद्भिद या मरुस्थलीय पादपों के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? तो मदार, कैक्टस, एलोवेरा, ब्रायोफिलम। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, तो वह यौंत्रिक आलंबन के। किसमें हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें पाई जाती है? तो अमरबेल में, कसकुटा में। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सेलोद्भिद या लिथोफाइट्स कहलाते हैं। इससे आगे का चैप्टर हम बाद में करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।